नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सैफी आरसीवाला, सीनियर कार्डियक सर्जन, कृष्णा हार्ट हॉस्पिटल, जयपुर से बोल रहा हूं। मेरे पिछले वीडियो कई लोगों ने देखे और मुझसे ये प्रश्न पूछा कि उनके डॉक्टर ने उन्हें कभी भी रेगुलर चेकअप के साथ फास्टिंग इंसुलिन लेवल नहीं करवाए। तो क्या फास्टिंग इंसुलिन लेवल करना ज़रूरी है? तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा और फास्टिंग इंसुलिन हमें क्यों करना है इसके बारे में बताऊंगा। जैसे मैंने पहले वीडियोस में बताया है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस एक बहुत बड़ा कारण है बहुत सारे हमारे शरीर की बीमारियों का, जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम के अंडर में आता है, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज़ हो, मोटापा हो या फिर कोई ब्रेन स्ट्रोक हो। तो ऐसे कई बीमारियां हैं जिसका कारण होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस, और हम इंसुलिन रेजिस्टेंस सिर्फ इंसुलिन लेवल से ही नाप सकते हैं। इसलिए इंसुलिन लेवल का मेजरमेंट का ये महत्व है कि हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस है या नहीं इसका पता चलता है। तो फास्टिंग इंसुलिन लेवल किन लोगों ने करना चाहिए? पहले तो आप जब कभी भी एक रेगुलर ब्लड का चेकअप करते हो उसमें फास्टिंग इंसुलिन लेवल को ज़रूर से इंक्लूड करिए, यानी आपके इन्वेस्टिगेशन का फास्टिंग इंसुलिन लेवल एक हिस्सा होना चाहिए। तो किन लोगों ने फास्टिंग इंसुलिन लेवल्स ज़रूर से करवाना चाहिए? पहला, अगर आपकी वय 40 साल से ज़्यादा है और आप रेगुलर चेकअप ब्लड का करवा रहे हो तो आपने करना चाहिए। दूसरा कारण है मोटापा। अगर आपको मोटापा है, आप मेरा पहले का वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने मोटापे का डेफिनेशन दिया है। अगर आपको मोटापा है। तीसरा कारण है अगर आपको किसी भी तरीके का डायबिटीज़ है, अगर आप प्री डायबिटीज़ हो, टाइप 2 डायबिटिक हो, टाइप 1 डायबिटिक हो, किसी भी तरीके का डायबिटीज़ हो, तो वहाँ पे इंसुलिन लेवल्स की ज़रूरत पड़ती है। चौथा है अगर आपको किसी भी तरीके की बीमारी हो, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर हो, हार्ट की बीमारी हो, ब्रेन स्ट्रोक हो, तो इंसुलिन लेवल्स कराने चाहिए। पांचवा है कि स्पेशली यंग औरतों में जिनको पीकॉस होता है, यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होता है, उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं और मोटापा भी होता है। तो इन लोगों ने फास्टिंग इंसुलिन लेवल्स कराने चाहिए। ऐसे ही पुरुषों में जिनको प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट है, यानी कि प्रोस्टेट ग्रंथ जिनका बढ़ जाता है, उन्होंने भी फास्टिंग इंसुलिन कराना चाहिए। छठवां है कि जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल हाई है, ट्राइग्लिसराइड स्पेशली हाई है, उनको भी करना चाहिए। इसके साथ साथ अगर अल्ट्रासाउंड पे फैटी लिवर दिखता है तो ये भी एक इंडिकेशन है कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है। तो ऐसे मैंने कई बीमारियों के बारे में बताया मेरे पिछले वीडियो में। अगर आपको कोई भी ऐसी बीमारी है तो आपने फास्टिंग इंसुलिन लेवल्स ज़रूर से करवाना चाहिए। और एक जो महत्व का कारण है जहाँ इन फास्टिंग हमारे इंसुलिन लेवल्स बढ़ जाते हैं, वो एक है मेंटल डिसऑर्डर्स, जिस पे हम ध्यान नहीं देते। जैसे कि हमें अगर डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, या हमारा जॉब्स बड़े स्ट्रेसफुल है, इन सारी सिचुएशंस में हमारा फास्टिंग इंसुलिन लेवल्स बढ़ जाते हैं और हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, और आगे जाके 10-15 साल में हमें मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स हो सकते हैं, यानी कि किसी भी तरीके की इंसुलिन रेजिस्टेंस से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। बुढ़ापे में बीमारी होना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए अगर हम जवानी में इस बीमारी को रोक सकते हैं तो हम हमारा बुढ़ापा बड़े आसानी से गुजार सकते हैं और स्वस्थ तरीके से गुजार सकते हैं। कई लोगों का ऑब्जेक्शन है फास्टिंग इंसुलिन लेवल्स करवाने में। कई डॉक्टर्स कहते हैं कि इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये लेबॉरेटरी वेरिएशंस बहुत है, मेजरमेंट में ठीक से मेजरमेंट होती नहीं है। और दूसरा ऑब्जेक्शन है कि वो सिर्फ इंसुलिन लेवल मेजर नहीं करते, वो प्रो इंसुलिन लेवल्स भी मेजर करते हैं। प्रो इंसुलिन का मतलब है जहाँ से इंसुलिन आता है वो केमिकल्स भी मेजर करते हैं। तो इसलिए ये बात दोनों सही है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हमें नहीं कराने चाहिए। इसीलिए हमने नॉर्मल फास्टिंग इंसुलिन लेवल 10 के नीचे रखा है, लेकिन अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हमें कहना है तो आपके फास्टिंग इंसुलिन लेवल 20 से ज़्यादा होने चाहिए।
और 10 से 20 के बीच में ये ग्रे एरिया है और हमें रिपीटेडली इंसुलिन फास्टिंग इंसुलिन लेवल्स कराने चाहिए। अब देखते हैं कि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस कैसा प्रोग्रेस होता है। शुरुआत होती है ग्लूकोज स्पाइक से। सबसे पहले हमें मल्टीपल ग्लूकोज स्पाइक्स आते हैं, यानी कि हमारा ग्लूकोज बहुत हाई जाता है, फिर नॉर्मल आ जाता है, फिर हाई जाता है, फिर नॉर्मल आता है। हम जब कभी भी दिन में खाना खाते हैं उस समय हमारा ग्लूकोज लेवल हाई होता है। तो शुरुआत होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस की ग्लूकोज स्पाइक से। फिर उसके बाद सेकंड स्टेज में जाते हैं, तब हमारा हो सकता है इंसुलिन लेवल्स सिर्फ हाई हो और ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन और फास्टिंग ग्लूकोज नॉर्मल हो। तो ये शुरुआत होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस की। कई लोगों में ये भी पाया गया है कि इंसुलिन लेवल्स नॉर्मल होते हैं लेकिन उनके HbA1c यानी कि ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन और फास्टिंग ग्लूकोज दोनों एबनॉर्मल होते हैं। तो इसका कारण ये होता है कि पैनक्रियास का जो रिस्पॉन्स होता है ग्लूकोज को वो कम होता है। इनकी इंसुलिन सेंसिटिविटी नॉर्मल होती है लेकिन फिर भी ये डायबिटिक होते हैं। तो ये आगे जाके इनको भी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है। और जो तीसरी चीज़ है वो है प्री डायबिटीज़, चौथा है फ्रैंक डायबिटीज़। तो ये सारी चीज़ें शुरुआत होती है स्पाइक्स ऑफ ग्लूकोज से और एंड अप होती है डायबिटीज़ में। और इसके साथ साथ हमें कई सारी बीमारियां भी हो सकती है बीच में, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर मान लो, हाई ट्राइग्लिसराइड लेवल, हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, मोटापा, ये बहुत सारी और बीमारियां भी हमें लग सकती है। तो शुरुआत से अगर हमें ध्यान देना है तो मैंने एक वीडियो बनाया है पहले जिसमें मैंने बताया कि हम हमारे ग्लूकोज के स्पाइक्स कैसे कम कर सकते हैं। वो वीडियो आप ज़रूर से देखना। अगर उसको मैं समराइज़ करूँ तो उसमें मैंने 5 चीज़ें बताई है। पहला है कि आपने लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लेना है। दूसरा है कि खाने के साथ हरदम कुछ और भी मिश्रण करना है, जैसे कि अचार खाना है, नींबू डाल के खाना है और मसाले कुछ और तरीके के डाल के खाना है, प्रोटीन्स ऐड करना है, कुछ घी अपना देसी घी कुछ ऐड करना है। तो इससे ग्लूकोज स्पाइक्स कम होते हैं। तीसरा जो बताया था कि हमें जो भी स्वीट्स है वो आखिरी में खाना है, यानी कि पूरा खाना होने के 15-20 मिनट बाद हमें अगर मीठा खाना है तो हम लास्ट में खाएं, जिससे हमारा ग्लूकोज स्पाइक कम हो। चौथा है कि हमें खाना खाने के बाद 10 से 15 मिनट चल लेना चाहिए। ये चलने से हमारे ग्लूकोज स्पाइक्स कम होते हैं। और लास्ट है कि अगर आप आलू और चावल के शौकीन हो तो आलू और चावल अगर हम रात भर बनाने के बाद फ्रिज में रख दें और दूसरे दिन उसे गर्म करके खाएं तो उससे ग्लूकोज स्पाइक कम होती है, क्योंकि इसे हम कहते हैं कूलिंग रिग्रेडेशन, यानी कि जो ग्लूकोज होता है वो रेजिस्टेंस स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है और इससे ग्लूकोज स्पाइक कम होती है। इसके साथ साथ अगर हम सिरका यानी कि विनेगर लेते हैं जिसमें एसिटिक एसिड होता है, अगर खाना खाने के पहले अगर हम 30 ml यानी कि 1 टेबल स्पून फुल अगर विनेगर पीते हैं तो इससे भी हमारा ग्लूकोज लेवल कम होता है। तो जो इंसुलिन रेजिस्टेंस की शुरुआत है यानी कि ग्लूकोज स्पाइकिंग है, तो हमें इसका बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि हमें ग्लूकोज स्पाइकिंग से बचना है तो हम सारी बीमारियों से बच सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप भी अपने ग्लूकोज का बड़ा ध्यान रखेंगे। और एक तरीका और है जिसे हम कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग कह सकते हैं। और कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग से हमको एक अंदाज़ आता है कि हमें क्या खाने पर हमारा ग्लूकोज स्पाइक करता है। तो वो भी आप एक ऑप्शन है, वो मैं आने वाले वीडियो में इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।